अगर आपको पता हो तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो अनरिएक्टिव मेटल्स के एग्जांपल्स भी करके जाने हैं। वहीं नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज, और वही फॉल फैक्ट्री इंडिकेटर से भी जो स्मेल चेंज करके एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे कि स्वागत है आपका डीसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां पढ़ाने के नाम पे सिर्फ पढ़ाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम 10th साइंस के कंप्लीट केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो में वो कॉन्सेप्ट और टॉपिक केमिस्ट्री के आपको देखने को मिलेंगे जो करके ना केवल आप प्री बोर्ड में बल्कि बोर्ड में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यकीन मानिए अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको और कोई वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। तो आइए डायरेक्ट आप जंप करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स पे। तो जैसा कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को देखेंगे और इसमें कौन से टॉपिक और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हैं इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा ही जिसमें इक्वेशन को बैलेंस करने को कहा जाएगा। अब वो डायरेक्ट नहीं आएगा बल्कि कोई एक क्वेश्चन होगा, उसमें कोई रिएक्शन बोलेंगे लिखने को और कहेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। और साथ के साथ ये भी पता होना चाहिए कि आखिर हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो ये दोनों आपके चीजें जो आपको करके जाना ही है। साथ के साथ आप एक बार नजर मारेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे और इनके एग्जाम्पल पे। जैसा कि क्वेश्चन आ सकता है कि रेस्पिरेशन को क्यों कंसीडर करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस को क्यों कंसीडर करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आप करके जाना क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। वहीं पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन, और साथ के साथ जो है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन। ये काफी बार आपके पूछा गया एग्जाम में, तो इसको जरूर करके जाना। यहाँ पे नाइट्रेट लिखा है, आप इसके जगह जो है आयोडाइड जो है कंसीडर करना, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ आगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कलर चेंज करने वाला रिएक्शन है, ये जरूर पूछते हैं। और वो रिएक्शन क्या है? कॉपर सल्फेट में जब आयरन नेल को डिप्ड करते हैं तो कलर चेंज क्यों होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है, कई बार देखा गया है। वहीं पे रिडॉक्स रिएक्शन से भी क्वेश्चंस देखे गए हैं, और उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जरूर करके जाना क्योंकि रिडॉक्स पे सबसे ज्यादा टाइम्स पूछे गए हैं। और वहीं पे रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये आपके एनसीईआरटी का एज इट इज रिएक्शन है। इसमें आपसे पूछ लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, क्या ऑक्सीडाइज हुआ है, क्या रिड्यूस हुआ है, तो करके जाना है इसको। और वहीं पे आपके लास्ट अगर मैं बात करूं तो रेंसिडिटी एंड इट्स प्रिवेंशन, की रेंसिडिटी क्या होता है, इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। या एग्जाम्पल में आ सकता है आपको ऐसे कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस प्लस क्यों करते हैं, तो ये भी रेंसिडिटी का ही एक एप्लीकेशन क्वेश्चन है। और वहीं पे आपको पता है कि कई बार हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को इग्नोर मारते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं बोलूं कि एक्सरसाइज से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको एक्सरसाइज भी छोड़ना नहीं है, उसमें जान लीजिए कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक्सरसाइज के डायरेक्ट 4th, 9th, 10th, 12th, 14, 17, 18, 19 ये वो क्वेश्चंस हैं जो कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और प्रोबेबिलिटी है कि इस साल भी बोर्ड के एग्जाम में या प्री बोर्ड में आपके पूछे जाएंगे, तो इसलिए इसे भी करके जाना है। वहीं अब आगे बढ़े और अपने चैप्टर 2 की बात करें जो कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है? तो सिंपली पहले कि जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो क्यों रिकमेंड किया जाता है कि आपके एसिड को वाटर में ऐड करना है, ना कि वाटर को एसिड में। और ये काफी टाइम्स पूछा गया है, ये प्रिकॉशन वाला क्वेश्चन है कि जब भी डाइल्यूशन होती है एसिड और बेस की तो एसिड बेस को वाटर में ऐड करने को कहते हैं, वाटर को एसिड बेस में नहीं। तो ये पूछा गया, आपको करके जाना है। वहीं पे अगर डिफरेंस की बात करूं तो एसिड और बेस में डिफरेंस केमिकल प्रॉपर्टीज से, और यहाँ पे बच्चे बड़ी गलती करते हैं कि वो एसिड बेस में डिफरेंस तो करके जाते हैं लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। जब आप कहते हैं एसिड सॉर इन टेस्ट
और बेस बिटर इन टेस्ट, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। तो ये पॉइंट आपके नहीं आता है, या सिंपली बोलूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी वाला नहीं आता है। ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस पूछते हैं, तो ये करके जाना है। वही इंडिकेटर से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, मेनली सिंथेटिक इंडिकेटर से। पता होना चाहिए आपको, जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं ना सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं, जैसे फिनॉल पैथेलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सारे। और वहीं पे यूनिवर्सल इंडिकेटर से भी क्वेश्चन आए हैं, याद होगा आपको पीएच पेपर से, जो चेक करते हैं कलर चेंज होने पर। और वही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से भी, जो स्मेल चेंज करके एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए अनियन हो गया, जिसका स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। तो ये जो सिंथेटिक, यूनिवर्सल और ऑल्फैक्टरी हो गया, इनमें से किसी न किसी के ऊपर इंडिकेटर से टॉपिक से क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसको भी करके जाना है। वहीं आगे बात करूं तो कंफर्मेशन टेस्ट, यानी हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंफर्मेशन टेस्ट पूछा गया है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेशन टेस्ट होता है पॉप साउंड टेस्ट, वही कार्बन डाइऑक्साइड का होता है लाइम वाटर टेस्ट। तो इसको भी आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि ये भी पूछा गया है। वही इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच की बात करूं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। जैसे टूथ डिके में पीएच का रोल क्या होता है, एसिडिटी में पीएच का क्या रोल होता है, और एनिमल और प्लांट जो होते हैं वो अपने प्रोटेक्शन के लिए भी पीएच का हेल्प लेते हैं। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं कि जब भी हनी बी को आपके क्या खतरा महसूस होता है, तो वो आपके क्या करता है, बाइट करता है, स्टिंग करता है, और सिंपली मेथनोइक एसिड हमारे बॉडी में रिलीज करता है, जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, जिस वजह से हमें इन्फ्लेमेशन या बर्निंग इन्फ्लेमेशन होता है, यानी जलन होता है। तो हम कोई भी बेस नेचर वाला सब्सटेंस या बेसिक नेचर वाला सब्सटेंस जो वहां पे रब करते हैं, जिससे रिलीफ मिलता है। ऐसे एक प्लांट होता है नेटल प्लांट, जो कि आपके जो है सिंपली जब हमारे से कांटेक्ट में आता है तो हमारे बॉडी में मेथनोइक एसिड रिलीज करता है। सेम उसके आसपास एक डॉग प्लांट होता है, जिसके लीफ को क्रश करके अगर रब करे तो हमें रिलीफ मिलता है, क्योंकि उसका लीफ, डॉग प्लांट का लीफ बेसिक नेचर का होता है। तो इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और देखे गए हैं कई बार, तो इसलिए इसको भी करके जाना है। भाई आगे बढ़ूं तो इंपॉर्टेंट केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम NaCl, यानी NaCl से जो केमिकल ऑब्टेन्ड होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके एनसीईआरटी में बताए गए हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो ये सारे वो केमिकल्स हैं जो NaCl से बनते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, उसका यूज, बेकिंग सोडा आपके उसका यूज, तो ये पूछा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर से कैसा, तो एक तो डायरेक्ट यूज आ जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर के 2 यूजेस लिखो, या बेकिंग सोडा के 2 यूजेस लिखो, या दूसरे तरीके से आ सकता है कि आखिर कैसे प्रिपरेशन होती है ब्लीचिंग पाउडर की, या फिर आपके किसकी, बेकिंग सोडा की, या ABC करके जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना देंगे। तो यानी आपको इसको अच्छे से करके जाना है। वहीं पे अगर और डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, और मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, तो इसको भी आप करके जा सकते हैं। वहीं पे आगे बात करूं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे एक नया क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और इसमें भी याद रखना कि इसका एक एग्जांपल है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो करके जाना, उसके यूजेस, और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो ये दोनों जो हैं क्या है, एग्जांपल्स है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। इनके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं कई बार, तो आपको देखना ही देखना इसे। और वहीं पे अगर एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज में 6th, 7th, 12th, 13th, 15th ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुए हैं, तो जरूर कर लेना इनको भी। अब आगे बढ़े और चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल, और यहाँ पे भी आपको ऐसे काफी टॉपिक और कॉन्सेप्ट दिखेंगे जो एज इट इज आपके एग्जाम में क्वेश्चन लेके आते हैं। तो अगर पहले की बात करूं तो क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एंड रिडक्शन, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है, इसमें डिफरेंस पूछ लेते हैं, और काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो जरूर करके जाना, क्योंकि एग्जाम में आता है तो मेजोरिटी स्टूडेंट जो है इसे छोड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसकी पढ़ाई ही नहीं की होती है। तो यहाँ पे आगे सेकंड बात करूं तो डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज से। तो जब भी केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस आएगा ना, तो केमिकल प्रॉपर्टी को प्रायोरिटी देते हैं, तो इसीलिए इसका भी केमिकल प्रॉपर्टी से करके जाना। ये नहीं कि लिख देना
मेटल मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल नॉन मेलिएबल होते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इनको नहीं करके जाना है। आपको ऐसे करके जाना है कि मेटल इसी से रिएक्ट करता है, नॉन मेटल इसे नहीं करता है। ऐसे आपके जो है प्रॉपर्टीज लिख के आनी है। वहीं मैं तीसरे की बात करूं तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसका एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है। तो ये भी आपके देखा गया, पूछ लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं और एग्जांपल बताओ, तो आपके सामने एग्जांपल भी है। वहीं आपके अगला देखें तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, यानी मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को आता है। और यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाए गए, जैसे सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, आयरन और एल्युमिनियम जो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो ये देखा गया प्रीवियस ईयर्स में, तो करके जाना। वहीं पे अगर आगे देखें तो मैग्नीशियम और कैल्शियम फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे। तो रीजन पूछ लेते हैं कि आखिर मैग्नीशियम और कैल्शियम वाटर सरफेस पे क्यों फ्लोट करते हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो पता होगा कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है जिसके बबल्स स्टिक हो जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम सरफेस पे, जिस वजह से सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट करता है। वहीं पे आपके कुछ अनरिएक्टिव मेटल्स एग्जांपल पूछ लेते हैं, जैसे ऐसे कौन से मेटल है जो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, ऐसे कौन से मेटल है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो अनरिएक्टिव मेटल्स के एग्जांपल्स भी करके जाने हैं। वहीं नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं और इनके प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, या आ सकता है आयनिक कंपाउंड जो है अपने मॉल्टन स्टेट या सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लेकिन सॉलिड में नहीं करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है गिव रीजनिंग में। और वहीं पे 8 की बात करूं, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कि आपको आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, क्योंकि एक नया क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है जिसमें फॉर्मेशन पूछेंगे आपसे आयनिक कंपाउंड का। और कौन कौन से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, इनका। तो ये सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, इन सबको करके जाना। इन्हीं में से कोई एक जो है आपसे पूछ सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा फॉर्मेशन। वहीं पे अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो कुछ डिफाइन भी है जो इंपॉर्टेंट है, जो आ जाते हैं एग्जाम में, जैसे रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, गैंग और एनोड मड। इनमें से कुछ टर्म देखे गए हैं कि मल्टीपल टाइम रिपीट हुए, तो आपको इन्हें भी करके जाना है। वहीं पे अगर आगे बात करें तो थर्माइट रिएक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, की थर्माइट रिएक्शन क्या होता है और इसकी एप्लीकेशन यानी कहाँ पे यूज हो रहा है। वहीं पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो इसमें किस किस का आ सकता है, मरकरी का एक्सट्रैक्शन आ सकता है उसके ओर अमलगम से। अमलगम क्या होता है, ओर ऑफ मरकरी। वहीं पर जिंक का एक्सट्रैक्शन जिंक कार्बोनेट से या जिंक सल्फाइड से आ सकता है, यानी कि ये जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड क्या है, जिंक के ओर से। इनसे जिंक को एक्सट्रैक्ट यानी कि अलग कैसे करते हैं, ये पूछा जा सकता है। वहीं इसी चैप्टर में आगे देखें तो आपको इंपॉर्टेंट में सिंपली एलॉय, एलॉय भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जैसे पूछ लेते हैं कि जो आपके सिंपली क्या है, स्टील है, वो किन मेटल्स का ओर है, या इसके आपके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, किन से बना हुआ है। ऐसे आपसे टिन पूछ लेते हैं, ब्रास पूछ लेते हैं, यानी एलॉय दे देंगे और पूछ लेंगे कि किन मेटल से या मेटल और नॉन मेटल से बना हुआ है। तो इसीलिए एलॉय टॉपिक भी करके जाना है। और वहीं एक्सरसाइज की बात करूं, जिसे मोस्ट प्रोबेबली आप इग्नोर कर देते हो एग्जाम के टाइम पे, उसमें से भी जो है काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इनको जरूर चेकआउट करके जाना। तो यहाँ पे 6th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 16 अभी ज्यादा लग रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट में भी सर इतने सारे क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि इनमें से जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, यही हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक में भी है, तो वहां कर लोगे तो उसमें से मेजोरिटी आपको वैसे भी पता चल जाएगा। वहीं पे अब हम अपने केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर की बात करें तो ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब बात करें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या इंपॉर्टेंट है, और ये क्योंकि लेंथी चैप्टर है तो बच्चों को काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं बोलूं कि कुछ ऐसे टॉपिक और कॉन्सेप्ट है जो रिपीटेड है और आप एक बार कर लेते हो तो आपका चैप्टर ही कवर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए वही टॉपिक और कॉन्सेप्ट हम लाए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट की बात करूं, कार्बन फॉर्म्स
आपके कोवेलेंट कंपाउंड, यानी आपसे रीजन पूछ सकते हैं कि कार्बन क्यों कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, ये काफी बार पूछा गया है। वहीं पे कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, ये पूछ लेते हैं क्या होता है और इसके एग्जाम्पल बताओ। एक बार तो पूछा गया था कार्बन के अलावा कैटेनेशन प्रॉपर्टी कौन सा एलिमेंट अच्छा शो करता है, तो आपको याद रखना है सल्फर। 8 आपके एटम तक जो है वो क्या हो सकते हैं, ग्रुप हो सकते हैं और मॉलिक्यूल बना सकते हैं, तो याद रखना। वहीं पे होमोलोगस सीरीज क्या होती है और इनकी प्रॉपर्टीज, ये भी आपके 3 मार्कर या 2 मार्कर में एज इट इज देखा गया है। वहीं पे फोर्थ हाइड्रोजिनेशन एंड इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, हाइड्रोजिनेशन क्या है और इंडस्ट्री में से कैसे यूज में लाया जा रहा है, और अगर पता हो तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए हाइड्रोजिनेशन का यूज होता है। वहीं पे अगर फिफ्थ की बात करें कोवैलेंट कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज। और आपको अगर नॉर्मल बोलूं तो थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर के मिक्स करके भी एक क्वेश्चन आता है, वो आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में डिफरेंस बताओ। तो वहां पे आपने आयनिक किया होगा, यहाँ पे कोवैलेंट करोगे तो डिफरेंस आएगा, तो दोनों को मिक्स करके आप सेपरेटली कॉलम्स में लिख देना। वहीं पे अगर सिक्स्थ की बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी ये आपके क्या है, प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी कार्बन कंपाउंड्स की कि उनका ऑक्सीडेशन कैसे होता है। और इसी में एक एग्जांपल है जो बहुत बार रिपीट हुआ है कि एथेनॉल को एथेनोइक एसिड बनाना। जब भी एथेनॉल को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रखते हैं तो एथेनोइक एसिड बन जाता है, यानी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया जाता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो यहाँ पे इसका काफी यूज देखा गया ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड का। वहीं अगर सेवंथ की बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, यानी इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इथेनॉल का डिहाइड्रेशन होता है तो क्या होता है, और सेकेंड कि एथेनॉल का सोडियम के साथ रिएक्शन, अगर आपको पता हो तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। और वहीं पे अगर मैं आगे बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड से भी क्वेश्चन आता है, एस्टेरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन है जिसमें स्वीट स्मेलिंग एस्टर बनता है, इसीलिए एस्टेरिफिकेशन। और सपोनिफिकेशन क्या है, जब एस्टर की रिएक्शन आपके किसी स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो अल्कोहल और आपके सिंपली सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जो सोप बनाने में यूज में आता है, इसीलिए इसको सपोनिफिकेशन कहते हैं। तो ये दोनों भी आपके मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं। वहीं अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस, ये भी 3 मार्कर में जो एज इट इज देखा गया है, तो जरूर करके जाना है। वहीं अगर इस वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सिंपली क्या कि हमारा जो है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, और आपको पता हो तो 3 एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलेरिन। या तो डायमंड एंड ग्रेफाइट में डायरेक्ट ही डिफरेंस आ जाएगा या फिर बकमिस्टर फुलेरिन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन इनके ऊपर क्वेश्चन देखा गया है किस पे, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन पे। और वहीं पे अगर मैं आगे बात करूं तो मिसेल का डायग्राम और इसकी फॉर्मेशन, यानी पूछ लेंगे मिसेल का डायग्राम आपके बनाने को, यानी ड्रॉ आपके लेबल डायग्राम ऑफ मिसेल, और साथ के साथ बोल देंगे इसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करो, तो यहाँ पे आपके काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वहीं जैसे आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें फॉर्मेशन आती है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, वैसे कोवैलेंट कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किस किस का पूछ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर का मॉलिक्यूल जिसमें 8 एटम है सल्फर के, एथीन, एथेनॉल, इनमें से किसी का आपके क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आ सकता है। वहीं पे अगर एक्सरसाइज की बात करें तो 5th, 6th, 7th, 9th, 10th, 12th, 14th, 15th, तो ये वो हैं जो आपके एग्जाम में देखे गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फिर बोलूंगा एक्सरसाइज को इग्नोर मत करना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, हम पूरी पढ़ाई करके जाते हैं लेकिन एक्सरसाइज छोड़ देते हैं और वहीं पे बड़ी गलती हो जाती है। तो ये था हमारा फुल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक। जो भी इस वीडियो में हमने स्लाइड यूज किया है वो अब स्क्रीन पे 1 बाय 1 करके आपको दिखेगा।
आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको ढूंढना ना पड़े और आराम से आप इसको रिवाइज करके जा सके। वहीं पे अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए, और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।